हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज को संचालित कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में दिसंबर 2023 में नेट जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ था उसमें भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा हम यहाँ करते हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा ईयर दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था यानी हालिया एग्जाम के भूगोल विषय से जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि चूंकि आपने इसके पिछले एपिसोड्स देखे ही होंगे, यानी यह सीरीज किस पर आधारित है कि हमारे पास जो भूगोल के सिलेबस में, ध्यान रखिएगा नेट जेआरएफ का जो भूगोल का सिलेबस है उस सिलेबस में जो हमारे पास 10 यूनिट मेंशन है उसे हम यूनिट वार कौन कौन से प्रश्नों को पूछा गया है उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जो क्वेश्चन थे उन्हें हमने कवर कर लिया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी सिलेबस के पाठ्यक्रम के आधार पर यूनिट 9 से पूछे गए प्रश्नों पर। ध्यान रखिएगा इकाई 9 से पूछे गए प्रश्नों पर। तो इकाई 9 यदि आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है भौगोलिक तकनीकें यानी जियोग्राफिकल टेक्निक्स। कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनके आधार पर आप किसी भी चीज का मापन करते हैं, जिसके भीतर हम आंकड़े पढ़ने वाले हैं, आंकड़ों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ग्राफ पढ़ने वाले हैं, और ग्राफ की मानचित्रों की कौन कौन सी तकनीकें हैं और इन तकनीकों के आधार पर किन किन चीजों का किस प्रकार से किस आधार पर मापन किया जाता है। साथ में हम सैंपलिंग वगैरह भी पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों को हम इसी यूनिट के भीतर पढ़ने वाले हैं और ये सारी चीजें इसी यूनिट में कवर होंगी। अब इंपॉर्टेंट बात कि दिसंबर 2023 के एग्जाम में यूनिट 9 से यानी भौगोलिक तकनीकों से किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है, कौन से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, यह है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यानी आपको 2 सूची दिए हुए हैं, इन सूचियों को आपको मिलान करना है। एक तरफ आपकी तरफ सूची 1 में जनसंख्या पिरामिड है और दूसरी तरफ देश है कि निम्नलिखित में से किस जनसंख्या पिरामिड का आकार किस देश की जनसंख्या और आयु लिंग के आधार पर चयनित किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात कि इसी पर आपको कुछ विकल्प दिए हुए हैं और इन विकल्पों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारी सूची 1 में क्या क्या है, यानी जनसंख्या पिरामिड के सामने कौन कौन से देश लिखे हुए हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि इनमें से कौन सा सही जवाब है। ठीक है, पहला है विस्तारित, जिसके सामने देश है इटली। घंटी के आकार का, जिसके सामने देश है घाना। स्थिर, इसके सामने है भारत। संकुचित यानी यूएसए, इसके सामने है यूएसए। अब इंपॉर्टेंट बात करें हम जनसंख्या पिरामिड के बारे में, क्योंकि आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड, ध्यान रखें किसी भी देश की जो जनसंख्या वहां मौजूद है उस जनसंख्या में आयु और लिंग के बीच क्या स्थिति है, जिसमें एक्स अक्ष में उस पूरे क्षेत्र में जो वर्ष है, लिंग है, उसे दर्शाया जाता है, और आयु में ध्यान रखिए इसे हम वाई अक्ष में आयु को दर्शाते हैं। तो जब भी जनसंख्या पिरामिड की बात आएगी तो आपको क्या ध्यान रखना है, जनसंख्या पिरामिड में आपको याद रखना है कि इस पिरामिड में जहां पर आपने 10, 20 इस प्रकार से आपने देखा, और ये वाई अक्ष में हमें क्या दर्शाना है, एज। आपकी कितनी से कितनी एज शुरू होगी, 0 से 5 वर्ष, फिर यहां से 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, फिर 20 से 29 वर्ष, ऐसे चलते चलते 100 वर्ष 10, यहां तक आप आयु देखेंगे। ठीक है, एक तरफ आपको मेल अनुपात दिखाया जाता है और दूसरी तरफ फीमेल अनुपात। ध्यान रखिएगा लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी जनसंख्या अनुपात में चूंकि क्या आयु का निर्धारण किया जाता है, लिंग को दर्शाया जाता है किसमें, ग्राफिक में। ग्राफ के माध्यम से इन्हें जब हम दर्शाते हैं तो इनका जो ग्राफीय प्रदर्शन है, ध्यान रखिएगा किसी भी देश की जनसंख्या का जो ग्राफिक प्रदर्शन है आयु और लिंग के आधार पर पिरामिड के द्वारा, उसे ही हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें आप समय के साथ साथ जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। यानी हमने ईयर दर्शाया था ना, 0 से 10, 20,
इन समय के साथ जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसे जब हम एक ग्राफी रूप से देखते हैं तो इसे ही जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये जितने भी जनसंख्या पिरामिड दिए हुए हैं ये है क्या। यदि हम बात करें विस्तारित जनसंख्या पिरामिड की, यानी यहाँ पर क्या होगा, समय के साथ साथ जो आपके पास आयु वर्ग है वह क्या है, विस्तारित होता जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 100 वर्ष की आयु, फिर थोड़ा सा इससे कम, फिर इससे अधिक, फिर इससे अधिक। तो आप ध्यान रखिए जो बच्चों की आयु है, बच्चे यानी वे इसमें शामिल हो जाएंगे जिनको जो प्रजनन के योग्य है। तो प्रजनन के बाद वाली आयु सबसे ऊपर या शीर्ष पर होगी, तो प्रजनन के बाद वाली आयु कम होगी प्रजनन योग्य आयु से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इससे ही या इस आधार पर जो विस्तार आप देखने को आपको मिल रहा है यही क्या कहलाता है, यही विस्तारित जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। तो जब आप बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में आप कह सकते हैं कि विस्तारित जनसंख्या पिरामिड आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा यह आपको देखने को मिलेगा घाना में। क्योंकि घाना में आप कह सकते हैं अभी भी कई ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जहां अफ्रीका में ऐसा देखा जा रहा है कि अभी वहां पर जो प्रजनन पूर्व जनसंख्या है वे अधिक है, प्रजनन योग्य जनसंख्या क्या है वहां पर अधिक है वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर विस्तारित जनसंख्या पिरामिड किसका है, घाना का। ठीक, घंटी के आकार का पिरामिड। जब घंटी के आकार के पिरामिड की बात आती है, अब यहाँ पर घंटी के आकार का पिरामिड यानी हम किस पिरामिड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ भारत की, और भारत में भी ध्यान रखिएगा किस पिरामिड की, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह है एक पिरामिड जिसका आकार कुछ इस तरीके से है, यानी यहाँ पर अभी प्रजनन योग्य जो जनसंख्या है वह क्या है, अधिक है। और कुछ इस तरीके से यदि आकृति आपको देखने को मिलती है तो यह है घंटी नुमा पिरामिड। किसका, जनसंख्या का, यही आकार कहलाता है घंटी नुमा जनसंख्या पिरामिड। इसमें भी एज ग्रुप में आपने क्या देखा, आपने अंतर पाया, इसमें भी जो वृद्ध व्यक्तियों की संख्या है वह क्या है, कम है। लेकिन आप देखिए कि जो अन्य प्रजनन योग्य आयु वर्ग है वह भी अधिक है। ठीक है, अब यह यदि हम बात करें कि घंटीनुमा आकार किस देश का है, तो ध्यान रखिएगा जो घंटीनुमा आकृति है या पिरामिड है वह है भारत का। ठीक है, स्थिर का मतलब क्या, स्थिर जनसंख्या पिरामिड का मतलब होगा कि हम उस पिरामिड की बात कर रहे हैं जहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक जो आयु वर्ग है समय के साथ साथ उसमें स्थिरता देखने को मिलती है। साथ ही जो आप जन्म दर और मृत्यु दर देखते हैं, यानी जन्म दर बराबर क्या हो जाता है, मृत्यु दर। ना तो जनसंख्या में बहुत अधिक विस्तार देखने को मिलता है, ना उसमें ह्रास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की पिरामिड को क्या कहा जाता है, स्थिर पिरामिड। और अभी जो वर्तमान स्थिति है स्थिर पिरामिड की वह है यूएसए की। ध्यान रखिएगा। संकुचित पिरामिड, संकुचित पिरामिड यानी यहाँ पर जो प्रजनन योग्य जनसंख्या है उसकी संख्या कम है, किसकी तुलना में, उसकी संख्या कम है जो प्रजनन के बाद वाली जनसंख्या है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पिरामिड की जहां पर जनसंख्या बीच में बढ़ी फिर अंत में जाकर सैचुरेशन को प्राप्त हो गई। देखिए दोनों तरफ अंत में जाकर संकुचित हो गई। ठीक है, इस वजह से इस पिरामिड को क्या कहा जाता है, इस पिरामिड को कहा जाता है संकुचित पिरामिड। यानी प्रजनन पूर्व जो आबादी है, वृद्ध की जो आबादी है, वृद्धों की आबादी क्या हो गई, बढ़ गई। प्रजनन के बाद और बुजुर्गों की आबादी क्या है, यहाँ पर अधिक है। तो यह कहां पर देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है इटली में। कहां, इटली में। तो इसके बारे में यह भी कहा जाता है जो संकुचित पिरामिड है वह अमूमन पाए जा रहे हैं इस समय यूरोप में। तो इटली इसका आप एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। अब एक बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब इसी आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले आएगा नंबर 2 घाना। घंटी के आकार का जो पिरामिड है वह भारत का है यानी नंबर 3। स्थिर पिरामिड कहां पर है, यूएसए का है यानी नंबर 4। और संकुचित पिरामिड है इटली का यानी 2, 3, 4, 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी में है 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कुछ ऐसे भी चीजें हैं, जैसे हमने स्पेक्ट्रम के बारे में, हमारे जो ज्योग्राफी कंसेप्ट स्टॉक, हम एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसके अंतर्गत हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में चीजें कवर की हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे ज्योग्राफी जो कंसेप्ट स्टॉक सीरीज है उससे पूछे गए हैं। तो आप यदि उनका सवाल, उनका जो सही जवाब ढूंढना चाहते हैं तो हमारे जो स्पेक्ट्रम वाली वीडियो है आप इसके लिए देख सकते हैं, आप वहां पर उसको आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वायु चित्र पौधों तथा फसल रोगों, मृदा तथा जल प्रदूषण विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सर्ववर्णीय वायु चित्र, रंगीन वायु चित्र, अवरक्त काला एवं सफेद वायु चित्र, अवरक्त रंगीन वायु चित्र। ध्यान रखिए इसमें सारी चीजें शामिल हैं। एक तो पौधे, फसल रोग कौन कौन से हैं, मृदा से संबंधित, जल प्रदूषण, इतनी सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। यानी ना तो इसमें केवल रंगीन होगा, ना तो इसमें सर्ववर्णीय होगा, क्योंकि इसमें अवरक्त भी शामिल होना चाहिए, परावैग्नी इसके अलावा अवरक्त जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसी के भीतर ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जिससे इससे जुड़े हुए जो भी रोग हैं उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके भीतर क्या चीजें शामिल है। यानी इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवरक्त साथ में रंगीन वायु चित्र। ध्यान रखिएगा, अवरक्त रंगीन वायु चित्र, इसके माध्यम से इसके विश्लेषण के लिए सभी पौधों, फसल रोगों, मृदा, जल प्रदूषण, इस सभी के विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये दरअसल इसके अनुप्रयोगों में शामिल है, तो आपको अनुप्रयोग पर भी ध्यान देना है। देखिए क्योंकि अनुप्रयोग से भी प्रश्नों को फ्रेम किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। आपके पास सूची 1 में पैमाने दिए गए हैं, स्केल दिए गए हैं। इन स्केलों के आधार पर आप किन चीजों का मापन करते हैं, यानी किस स्केल का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है। आपके सामने सूची 1 में पैमाने हैं वेंटवर्थ, सफिर, सिम्पसन, फुजिता और रिक्टर। सूची 2 में किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, तो किसके लिए उपयोग में भूकंप, अवसादाकार, टॉर्नेडो और हरिकेन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि आपको दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। आपके पास विकल्प है ए, बी, सी, डी, जिसमें क्रमशः ए में 2, 3, 4, 1, बी में 1, 4, 2, 3, सी में 1, 3, 4, 2 और डी में 2, 4, 3, 1 आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करें यदि पैमाने की, और पैमानों में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी पैमानों के बारे में, इन सभी स्केल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए सही जोड़ी मिलान में आपसे पूछ लिया गया, यानी किसी भी क्षेत्र, क्योंकि जो हमारे पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति के आधार पर कि पूरी दुनिया में, अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में हम उत्तर और दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं अफ्रीका की, यदि हम बात करें यूरोप की, और यदि हम बात करें यहाँ इस अरब वाले क्षेत्र की, भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, और यदि हम बात करते हैं रशिया वाले क्षेत्र की, चाइना वाले, जापान वाले क्षेत्र की, क्योंकि जापान, फिलीपींस के आधार पर यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनका अलग नाम है, यहाँ पर आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अलग नाम है, यहाँ पर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अलग नाम है। इस आधार पर अलग अलग प्रकार की उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामांकन किया गया है। अटलांटिक महासागर के आसपास आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा प्रभावित होता है यूएसए वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा यदि आप फिलीपींस, जापान की बात करें तो उस क्षेत्र में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उन्हें टॉर्नेडो कहा जाता है। भारत के आसपास जो चक्रवात आते हैं हम उन्हें चक्रवातों के नाम से ही जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि इन्हें किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है, और साथ में इनके मापन के लिए किन स्केलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवल चक्रवात ही नहीं, अन्य जितने भी जो पृथ्वी पर घटनाएं घटित हो रही हैं, भूपर्पटी पर घटनाएं घटित हो रही हैं, उस पर उसकी मापन के लिए किन किन स्केलों का प्रयोग किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें वेंटवर्थ की। दरअसल वेंटवर्थ वे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने सेडिमेंट की जो परतें हमारे पास पाई जाती हैं, पूरे सेडिमेंट में जो परतें हैं उन परतों में कौन कौन से अवसाद हैं और उन अवसादों का आकार क्या है। ध्यान रखिएगा, वेंटवर्थ ने किस चीज के बारे में खोज करने की बात कही, किसके लिए स्केल बनाया, उन्होंने स्केल बनाया अवसादों के आकार के लिए, अवसादों के
आकार को जानने के लिए, अवसादों के आकार को पता करने के लिए वेंटवर्थ स्केल का उपयोग किया जाता है। इसका जो निर्माण किया था वह किया था सीके वेंटवर्थ ने। ध्यान रखिएगा, सीके वेंटवर्थ, इसलिए इनके नाम के आधार पर इस पैमाने का नाम क्या है, वेंटवर्थ। तो वेंटवर्थ पैमाने का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, साइज ऑफ पार्टिकल इन सेडिमेंट, सेडिमेंट के पार्टिकल के साइज को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी अवसादों के आकार के मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सफिसर यदि सिम्पसन की बात करें तो सफिसर सिम्पसन दरअसल दो व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सफिसर की यदि हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है हर्ब सफिसर, ध्यान रखिएगा, हर्ब सफिसर। और यदि हम सिम्पसन की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है बॉब सिम्पसन, जो मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। और यदि हर्ब सिम्पसन की बात करें तो ये एक विंड इंजीनियर थे। दरअसल विंड या पवन दोनों की ही रिसर्च में ये दोनों काम कर रहे थे। इन दोनों ने विंड की स्थिति के मापन के लिए कि आखिर क्या इसकी स्थिति है, इसका जो पूरी इसकी गति क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस विंड की गति के लिए, इसकी इंटेंसिटी के मापन के लिए, इंटेंसिटी के मापन के लिए किस स्केल को बनाया है, इसका नाम है हरिकेन। इन दोनों ने मिलकर हरिकेन को इजाद किया था, हरिकेन स्केल को बनाया था। और इनका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जो हरिकेन की वजह से कितनी इंटेंसिटी पैदा हो रही है हरिकेन में उस पूरे क्षेत्र में, कैसे वहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं वे प्रभावित होंगे, तो उनको आकाशवाणी आप कह सकते हैं, उनको पहले से बताने के लिए, चेतावनी देने के लिए इन्होंने सफिर सिम्पसन नामक स्केल को इजाद किया था। इसमें इसका जो मापन है वह 1 से लेकर 5 तक इसका मापन किया जाता है। आपको कहीं कहीं शून्य भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसका मापन इस तरीके से किया जाता है और उसके आधार पर उस पूरे क्षेत्र में जो लोग वहां निवास कर रहे हैं, जनधन की या जानमाल की किस प्रकार की हानि हो सकती है, इससे पहले से यानी पूर्व चेतावनी के लिए हरिकेन सफिर सिम्पसन नामक जो स्केल है इन्होंने बनाया था। ठीक है, फुजिता की बात करें, हम सभी जानते हैं फुजिता, एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखना है कि शिकागो के आसपास इस स्केल को बनाया गया था। लेकिन फुजिता के लिए इम्पॉर्टेंट बात, ये जापान से जुड़ा हुआ संबंधित है। और इसका जो इस स्केल को जिन्होंने खोजा था उनका नाम था टेड फुजिता। इस वजह से इनके नाम के आधार पर इसका स्केल का नाम फुजिता स्केल रखा गया। फुजिता स्केल का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है टॉर्नेडो के मापन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये फिलीपींस और जापान से संबंधित वे चक्रवात हैं जो उस वाले रीजन में आते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर उसका नाम टॉर्नेडो रखा गया है। टॉर्नेडो भी आपको मिलेगा। अब रिक्टर पैमाने की बात करें तो रिक्टर पैमाना हम सभी जानते हैं कि जो रिक्टर पैमाना है इसका उपयोग किया जाता है भूकंप के मापने के लिए, और आपने इसके बारे में खूब पढ़ा है। ठीक है, तो आप यदि 1-2 भी जानते हैं तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे एलिमिनेट करके और इस आंसर को देखकर। अब देख लेते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। वेंटवर्थ यानी सेकंड नंबर अवसाद आकार के लिए। सफिर सिम्पसन की बात करें तो ये हरिकेन यानी नंबर 4। फुजिता की बात करें नंबर 3 टॉर्नेडो। रिक्टर की बात करें नंबर 1 भूकंप। 2 4 3 1, देखिए 2 4 3 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 2 4 3 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है आंकड़ों से जुड़ा हुआ, और आंकड़ों से जुड़ा हमने एक वीडियो तैयार किया है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक में, आप वहां जाइए, विजिट करिए, इस प्रश्न का आपको सही जवाब मिलेगा। प्रश्न है यदि प्रतिगमन रेखा आंकड़ों का एक अच्छा आकलन है तो R2 फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक होगा। ध्यान रखिएगा, यदि प्रतिगमन रेखा आंकड़ों का एक अच्छा आकलन है तो R2 किसके नजदीक होगा, ना तो -1 के, ना 0 के, ना 0 से कम के, जबकि इकाई यानी 1 के नजदीक होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है और यही इस प्रश्न का क्या है सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुओं को प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र, प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र यानी आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके बीच का क्षेत्र क्या है। ठीक है, एक तो थर्मल क्षेत्र की बात की जा रही है, ऊपर से क्या इंपॉर्टेंट बात है अवरक्त क्षेत्र की बात की जा रही है। देखिए अवरक्त से 2 प्रश्न फ्रेम किए गए हैं, यानी आपको जो अवरक्त है उसका जो पूरा फ्रीक्वेंसी है, तरंगदैर्घ्य, सारी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अवरक्त क्षेत्र में परिवर्तनीयता, इंपॉर्टेंट बात, परावर्तनीयता, परावर्तनीयता यानी परावर्तन कितना हो रहा है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, आप किसी क्षेत्र को कितना वापस रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, परावर्त कर पा रहे हैं। क्यों
ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक यदि आपके सामने समतल सतह है तो जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन भी होता है। यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से प्रकाश क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो उसी परावर्तन की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो परावर्तनीयता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी परावर्तन कितना हो रहा है इसके आधार पर आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अब बताना है कि परावर्तन सबसे कम किसमें, फिर उससे ज्यादा किसमें, फिर उससे अधिक किसमें और फिर उससे अधिक किसमें होता है। और किसकी परावर्तनीयता, तो ये भी ध्यान रखेगा, प्रकाशित थर्मल अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात इसकी यदि हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे कम परावर्तनीयता इन चारों में होगा सफेद पानी की। क्यों, यहां पर बात की जा रही है थर्मल अवरक्त क्षेत्र की। ठीक है, साफ पानी की, माफ कीजिएगा, 4th नंबर पर क्या है, साफ पानी। तो साफ पानी की जो परावर्तनीयता है क्या है यहाँ पर, कम। ठीक, नंबर 4 हमारा पहले आधार पर होगा। फिर उससे थोड़ा अधिक परावर्तनीयता होगी रेतीली दोमट मिट्टी की, नंबर 3। फिर उसके बाद थोड़ा और अधिक परावर्तनीयता होगी किसकी, परावर्तनीयता कंक्रीट की, नंबर 2। उसके बाद होगी घास की, नंबर 1। ठीक है, तो 4 3 2 1, देखिए 4 3 2 1 कहां पर है, यह ऑप्शन डी 4 3 2 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब आपको इसी प्रश्न के बारे में एक्सप्लेनेशन बताना है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपसे लगातार हमने हर प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा की है। तो इसमें जहां भी आपको यह नहीं बताया जा रहा है आपको उसके बारे में बताना है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी देखना होगा। ठीक है, हालांकि बहुत आसान है ये और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, ताकि आप कुछ आंसर दे पाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।